स्वागत। आज हम यूरोप के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करेंगे। एक ऐसा विचार जिसने नक्शे बदल दिए, सरकारें बदल दी, नेशन यानी राष्ट्र का विचार। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमारे पास कई चीजें हैं। कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, मतलब प्रिंट्स, कुछ लेख, टेक्स्ट और उस समय के लोगों की सोच। हाँ, हमारी कोशिश ये समझने की है कि ये नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य का ख्याल जो पहले सिर्फ एक सपना था, वो हकीकत, रियलिटी कैसे बना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक सपने से, एक विजन से। 1848 में एक फ्रेंच कलाकार, एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो ने एक जानी मानी तस्वीर बनाई। वो काफी खास थी। उसमें क्या दिख रहा था? हाँ, वो तस्वीर बहुत मशहूर है। उसमें यूरोप और अमेरिका के लोग सब एक लंबी कतार में स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की मूर्ति की तरफ चलते हुए दिखाए गए हैं। अच्छा, लिबर्टी के एक हाथ में ज्ञान की मशाल है, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। और नीचे? और जमीन पर राजाओं के टूटे हुए ताज, क्राउन्स बिखरे पड़े हैं। ये एक सिंबल है, प्रतीक है कि अब राजशाही, मोनार्की का अंत हो रहा है। पुराना राजतंत्र खत्म। और ये भी था ना कि लोग अलग अलग झंडों, फ्लैग्स और अपनी खास वेशभूषा, कॉस्ट्यूम्स से पहचाने जा रहे थे, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि लोग अब खुद को किसी राजा के प्रजा नहीं, बल्कि एक नेशन, एक राष्ट्र का हिस्सा मान रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त जर्मनी तो एक देश बना भी नहीं था, है ना? फिर भी उनका झंडा लोगों की उम्मीद, होप दिखा रहा था। सही कहा। यहीं से बात आती है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की। आखिर ये है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये वो एहसास है, वो फीलिंग, जब लोगों को लगता है कि उनकी एक साझी पहचान है, कॉमन आइडेंटिटी, एक साझा इतिहास है, कॉमन हिस्ट्री, और उन्हें मिलकर अपना एक आजाद देश बनाना चाहिए, एक नेशन स्टेट। ये सोच राजा के प्रति वफादारी, लॉयल्टी टू अ किंग से बिल्कुल अलग थी। एक फ्रेंच थिंकर थे, अर्नस्ट रेनिन। उन्होंने कुछ कहा इस पर। हाँ, रेनिन का विचार बहुत जरूरी है यहाँ। उन्होंने कहा कि भाई देखो, राष्ट्र सिर्फ एक जैसी भाषा, नस्ल, धर्म या इलाके, मतलब टेरिटरी से नहीं बनता। अच्छा, तो फिर किस चीज से बनता है? उनके हिसाब से राष्ट्र बनता है एक लंबे इतिहास से, जिसमें सबने मिलकर कोशिश की हो, त्याग किया हो, बलिदान दिया हो, एक साझा गौरव, कॉमन ग्लोरीज, और सबसे जरूरी, आज साथ रहने की इच्छा हो, कॉमन विल। आज की इच्छा। हाँ, उन्होंने इसे डेली प्लेबिसाइट कहा, रोज होने वाला जनमत संग्रह, जैसे लोग रोज चुन रहे हों कि हाँ, हमें साथ रहना है। ये राष्ट्रीय लोगों की स्वतंत्रता, लिबर्टी की गारंटी है। ये तो बिल्कुल अलग सोच थी उस समय के हिसाब से, और इसी सोच को शायद 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन ने आगे बढ़ाया। बिल्कुल, क्रांति ने सत्ता राजा से, मोनार्की से छीनकर नागरिकों को, सिटीजन्स को दे दी। एकदम सही। वो एक बहुत बड़ा मोड़ था। पहली बार जोर शोर से ये कहा गया, देश किसी राजा का नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले नागरिक, सिटीजन्स का है। हाँ, लापात्री यानी पितृभूमि और ले सितवाइयां यानी नागरिक जैसे विचार सामने आए। बिल्कुल। नया तिरंगा झंडा आया, ट्राइकलर फ्लैग, सबके लिए एक जैसे कानून बने, यूनिफॉर्म लॉज, ये सब उसी बदलाव का हिस्सा थे। फिर मैदान में आए नेपोलियन। हाँ, नेपोलियन। माना कि उन्होंने क्रांति से आई डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया, पर उन्होंने क्रांति के कई सुधार, रिफॉर्म्स जारी रखे और फैलाए भी। जैसे उनका नेपोलियनिक कोड, नेपोलियन संहिता। इसने जन्म से मिलने वाले खास अधिकार, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, खत्म किए और कानून के सामने सबको बराबर माना, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और ये विचार फ्रांस के बाहर भी पहुंचे। लेकिन हर चीज अच्छी नहीं थी शायद। नेपोलियन के राज में कुछ दिक्कतें भी आईं। हाँ बिल्कुल। सिक्के का दूसरा पहलू भी था। नेपोलियन के शासन में टैक्सेस बढ़ गए, लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया जाने लगा, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन हुई। तो जो शुरुआती स्वागत हुआ था, वो धीरे धीरे विरोध में, हॉस्टिलिटी में बदलने लगा। लोगों को लगा कि ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स तो हुए, पर पॉलिटिकल फ्रीडम छिन गई। समझ गया। इसी माहौल में क्या कोई और विचार भी पनप रहा था? हाँ बिल्कुल। एक और ताकतवर विचार उभर रहा था, लिबरलिज्म, उदारवाद। खासकर जो नया पढ़ा लिखा मध्य वर्ग था, मिडिल क्लास, वो व्यक्तिगत आजादी चाहता था, इंडिविजुअल फ्रीडम, कानून के सामने बराबरी, इक्वालिटी बिफोर लॉ,
और सबसे जरूरी, सहमति से बनी सरकार, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। और आर्थिक तौर पर? आर्थिक क्षेत्र में वो मुक्त बाजार चाहते थे, फ्री मार्केट्स, बिना ज्यादा सरकारी रोक टोक के। इसका कोई उदाहरण है क्या? मतलब लिबरलिज्म के आर्थिक असर का? हाँ, एक अच्छा उदाहरण है 1834 का ज़ोलवेराइन। ये प्रशिया की पहल पर बना था। कई जर्मन स्टेट्स का एक कस्टम्स यूनियन था, सीमा शुल्क संघ। अच्छा, कस्टम्स यूनियन। हाँ। इसने व्यापार की कई रुकावटें हटाई, अलग अलग मुद्राओं, करेंसीज की संख्या बहुत कम कर दी। 2 दर्जन से ज्यादा से सिर्फ 2 रह गईं। अरे वाह! इससे व्यापार तो आसान हुआ ही, साथ में एक राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी की भावना भी मजबूत हुई। लेकिन फिर 1815 में नेपोलियन हार गया। उसके बाद क्या हुआ? क्या लिबरलिज्म जारी रहा? नहीं, एकदम नहीं। जब नेपोलियन हारा तो यूरोप में पुरानी ताकतें, यानी राजा महाराजा और रूढ़िवादी लोग, कंजर्वेटिव्स, वो हावी हो गए। कंजर्वेटिज्म? जी, रूढ़िवाद, इसका मतलब क्या था? कंजर्वेटिज्म का मतलब था पुरानी व्यवस्थाओं को बनाए रखना, जैसे राजतंत्र, मोनार्की, चर्च का दबदबा, समाज में जो ऊंच नीच थी उनको बनाए रखना। तो बदलाव के खिलाफ थे ये लोग? बिल्कुल, उन्होंने बदलाव की आवाज को दबाने की कोशिश की, सेंसरशिप लगाई, मतलब प्रेस पर पाबंदी वगैरह। मगर विचार कहाँ दबते हैं? जरूर कुछ लोग होंगे जो छिप कर काम कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, इटली के ग्यूसेप मेज़ीनी ऐसे ही क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनरी। उन्होंने छिपकर काम किया, यंग इटली और यंग यूरोप जैसे गुप्त संगठन बनाए, सीक्रेट सोसाइटीज। उनका क्या सपना था? मेज़ीनी का सपना था कि इटली जो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है, वो एक होकर एक गणराज्य बने, एक रिपब्लिक। तो मेज़ीनी जैसे लोगों की कोशिशें रंग लाई? हाँ, उनका और उदारवादी विचारों का असर ये हुआ कि 1830 और 1848 के आसपास यूरोप में फिर से क्रांतियों की लहर आई, रेवोल्यूशंस हुए। अच्छा। इसी दौरान संस्कृति, कल्चर ने भी राष्ट्रवाद जगाने में अहम भूमिका निभाई। लोक कथाएं, फोक टेल्स जैसे ग्रिम ब्रदर्स की कहानियां जर्मनी में। हाँ, वो तो मशहूर है। लोक संगीत, फोक म्यूजिक, यहाँ तक के भाषा, लैंग्वेज भी राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बन गई। जैसे पोलैंड पर जब रूस ने कब्जा किया और रूसी भाषा थोपी गई, तो पोलिश भाषा बोलना ही विरोध का, राष्ट्रीय भावना का एक तरीका बन गया। ये बात दिलचस्प है। अच्छा, 1848 में जो क्रांतियां हुई, क्या उनसे जर्मनी और इटली एक हो गए? देखिए, 1848 में कोशिशें तो हुई। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी, इटली में भी आंदोलन हुए, पर वो कामयाब नहीं हो पाई। सेना ने उन्हें दबा दिया। ओह, तो फिर यूनिफिकेशन कैसे हुआ? बाद में हुआ। जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन, प्रशिया के चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क ने किया, पर उदारवादी तरीकों से नहीं, बल्कि सेना और युद्ध के बल पर। उनकी नीति थी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। और इटली का यूनिफिकेशन भी कई चरणों में हुआ। उसमें सार्डिनिया पीडमोंट राज्य के मंत्री थे कैवूर। उनकी कूटनीति, डिप्लोमेसी का बड़ा हाथ था। और वो गैरिबाल्डी, उनका नाम भी सुना है? हाँ, जुसेप्पे गैरिबाल्डी, उन्होंने अपने हथियारबंद स्वयं सेवकों के साथ, जिन्हें रेड शर्ट्स कहते थे, दक्षिणी इटली को जीतने में मदद की। तो कह सकते हैं कि इटली का यूनिफिकेशन कवूर, गैरिबाल्डी और राजा विक्टर इमैनुएल II, इन सब के मिले जुले प्रयासों से हुआ। लेकिन क्या हर देश का रास्ता एक जैसा था, जैसे ब्रिटेन का? नहीं, ब्रिटेन का रास्ता अलग था। वहां राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक किसी क्रांति से नहीं, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया से हुआ। धीरे धीरे इंग्लिश प्रभुत्व बढ़ा। अच्छा, कैसे? पहले एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के साथ मिलाया गया, जिससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। फिर बाद में काफी संघर्ष के बाद आयरलैंड को भी मिला लिया गया। तो राष्ट्र बन तो गए, पर राष्ट्र दिखता कैसा है? मतलब उसे दर्शाया कैसे गया? हाँ, ये अच्छा सवाल है। राष्ट्र को एक चेहरा देने के लिए कलाकारों ने नारी रूपकों का इस्तेमाल किया, फीमेल एलिगोरीज, जैसे फ्रांस के लिए मैरियन। ओह हाँ, वो टोपी और तिरंगे वाली। हाँ बिल्कुल। और जर्मनी के लिए जर्मेनिया। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, ये राष्ट्र के विचार को दर्शाने वाले प्रतीक थे, सिंबल्स। जैसे जर्मेनिया का बलूत के पत्तों, ओक लीव्स का मुकुट वीरता का प्रतीक माना जाता था। लेकिन ये जो राष्ट्रवाद था, नेशनलिज्म, क्या ये हमेशा अच्छा ही रहा? देखिए, शुरू में ये आजादी और एकता का प्रतीक था,
लेकिन 19वीं सदी के अंत तक आते आते इसका रूप कुछ बदलने लगा। बदलने लगा कैसे? ये अक्सर ज्यादा आक्रामक हो गया, अग्रेसिव, और दूसरे राष्ट्रों के प्रति असहिष्णु, इंटॉलरेंट। मतलब ये कि मेरा राष्ट्र सबसे अच्छा, बाकी सब खराब वाली भावना। और जो बड़ी यूरोपियन ताकतें थी, यूरोपियन पावर्स, उन्होंने अपने साम्राज्यवादी इरादों, इंपीरियलिस्ट एम्स को पूरा करने के लिए छोटे देशों की राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ओह, ये तो खतरनाक बात है। हाँ, और इसका सबसे खतरनाक रूप बाल्कन क्षेत्र में देखने को मिला। वहां ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन एम्पायर कमजोर हो रहा था और कई अलग अलग जातीय समूह, एथनिक ग्रुप्स आजादी चाहते थे। और बड़ी ताकतों ने क्या किया? बड़ी ताकतें जैसे रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी सब अपने अपने फायदे के लिए वहां दखल देने लगीं। इससे वहां तनाव, टेंशन बहुत बढ़ गया। बाल्कन क्षेत्र एक तरह से बारूद का ढेर बन गया। और इसी का नतीजा फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, प्रथम विश्व युद्ध। हाँ, बाल्कन का संकट प्रथम विश्व युद्ध के बड़े कारणों में से एक था। तो हमने देखा कि कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार एक सपने, एक ड्रीम से शुरू हुआ। हाँ, फिर क्रांतियों, रेवोल्यूशंस, युद्धों, वॉर्स, नए विचारों और संस्कृति, कल्चर के रास्ते चलकर हकीकत, रियलिटी बना। बिल्कुल। लेकिन ये भी देखा कि कैसे यही विचार आगे चलकर टकराव, कॉन्फ्लिक्ट और साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म का कारण भी बना। तो जो राष्ट्रवाद आजादी के सपने से शुरू हुआ था, वो लड़ाई और साम्राज्यवाद तक पहुंच गया। हाँ, ये उसका एक दुखद पहलू है। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि इसी दौरान दुनिया भर में साम्राज्यवाद के खिलाफ जो आंदोलन हुए, एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स, वो भी राष्ट्रवादी ही थे। वो अपने लिए आजाद नेशन स्टेट्स बनाना चाहते थे। बिल्कुल। तो ये थी यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की कहानी। हाँ, और ये हमें आज के लिए एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज ये राष्ट्र, नेशन और पहचान, आइडेंटिटी के विचार हमारी दुनिया और हमारे रिश्तों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? सोचने वाली बात है।